आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल ने अपना कामकाज संभाल लिया है। वैसे तो उर्जित पिछले 3.5 साल से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहे हैं, लेकिन गवर्नर की कुर्सी पर उनके लिए कई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। महंगाई की जकड़न को तोड़ने से लेकर ब्याज दरें घटाने की भारी उम्मीदों का दबाव उन पर रहेगा। एनपीए में डूबे हुए बैंकों की सर्जरी का काम उन्हें पूरा करना होगा, जो राजन ने शुरू किया। बैंकिंग सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उन पर होगी। ऐसे में उर्जित पटेल के लिए कितना चुनौती भरा होगा उनका ये नया काम, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर एके भट्टाचार्य, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा और ऑयस्टर कैपिटल के सीईओ अतुल जोशी। स्वागत है आप सभी का। मिस्टर भट्टाचार्य, आपसे हम शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि 3.5 साल से जो व्यक्ति आरबीआई का डिप्टी गवर्नर हो, उसके बारे में हमारे जैसे, आपके जैसे लोग, पूरा मीडिया इतना कम जानता है, उन्होंने इतना कम बातचीत की है, अपने आप में एक रिकॉर्ड जैसा नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मीडिया बहुत कम जानती है, बात जरूर है, पर यह बात एकदम गलत होगा कि वो 3 साल की अवधि में एज ए डिप्टी गवर्नर उन्होंने 2-3 ऐसे काम किए हैं जिससे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जो एंटायर अप्रोच जो है, और सरकार के साथ आरबीआई की जो एक रिलेशनशिप जो है, उसमें एक मौलिक परिवर्तन लाए हैं। वो मेरे ख्याल से डिप्टी गवर्नर होते हुए भी उनका जो ये कंट्रीब्यूशन जो है, वो मेरे ख्याल से कोई किसी तरह से कम नजरिया से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करते हैं, वो उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन थी। सेकेंड बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फॉर्मेशन किस तरह की कमेटी होगी और आरबीआई और गवर्नमेंट के साथ किस तरह का एक एग्रीमेंट होगा। ये दोनों चीजें जो हैं उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन थी और उन्हीं की रिकमेंडेशंस को सरकार ने अपनाया है और उसको राजन साहब ने भी उनको अमल दिया है। तो ये बात गलत होगा कि डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की बात हम बहुत कम सुनते हैं, वो मीडिया में बहुत कम आते हैं, इंटरव्यू नहीं देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी की जो रूपायन में उनका जो योगदान रहा है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है। बिल्कुल, शायद आम दर्शकों को ये बात थोड़ी सी अजीब लग सकती है कि गवर्नर या डिप्टी गवर्नर कितना बोलते हैं, इसकी इतनी चर्चा करने की हमें क्या जरूरत है। लेकिन बग्गा साहब, जिस तरह से हम लोग, हमारे जैसे एनालिस्ट, जर्नलिस्ट जो कि आरबीआई को ट्रैक करते हैं और तमाम एक्सपर्ट्स एक एक शब्द को काफी बारीकी से सुनते हैं, आरबीआई गवर्नर या फेड के चेयरमैन जो भी कहते हैं, उनके एक एक सेंटेंस का पोस्टमार्टम किया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या कम्युनिकेशन एक बड़ी अड़चन होगी, या आप ये कहिए कि कम्युनिकेशन का अब तक का जो तरीका रहा है, शायद डिप्टी गवर्नर से गवर्नर बनने के बाद पटेल साहब को बदलना पड़ेगा? आई थिंक बदल लेंगे वो, उसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है प्रदीप जी। और उल्टा राजन का ओवरडन था। राजन एक रॉक स्टार बन गए थे और जिस तरह से 3-3 स्पीचें हर हफ्ते में दे रहे थे, उतना भी कम्युनिकेशन जरूरत नहीं था आरबीआई गवर्नर के लिए। तो बहुत अहम भूमिका रहती है कम्युनिकेशन आरबीआई या किसी भी सेंट्रल बैंक के हेड की, और ये बहुत निश्चित है। देखिए, पहले जो थे ओल्ड स्कूल के थे, एलन ग्रीनस्पैन जैसे, वो मार्केट को सरप्राइज करने में बिलीव करते थे, बहुत ओपेक रखते थे, अपना स्टेटमेंट पेचीदा रखते थे। उसके बाद अब देखिए जो एक ट्रेंड बन गई है कि ट्रांसपेरेंसी की, और मार्केट को सरप्राइज मत करिए और काफी नोटिस दीजिए मार्केट को कि जो भी आप नीति लेके आने वाले हैं। तो आई होप उर्जित पटेल उसी को फॉलो करेंगे और ट्रांसपेरेंसी और मार्केट को ड्यू नोटिस, ये दोनों चीजें अहम रखेंगे ताकि कोई अगली सरप्राइज ना आए मार्केट में। बिल्कुल, एक जो आम राय बनकर आ रही है अतुल जी की एक कंटिन्यूटी होगी, क्योंकि राजन की जो पॉलिसी थी, डॉक्टर राजन की उस पॉलिसी का ब्लूप्रिंट आपको उर्जित पटेल कमेटी की रिपोर्ट में ही दिखाई देता है। तो लोग ये मान रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज तो कंटिन्यू होने वाली है, कोई सरप्राइज नहीं होगा। हाँ, वो तो एक्चुअली बहुत नॉर्मल चीज है, क्योंकि उन्होंने ही सीपीआई के साथ जो आरबीआई का टारगेटिंग करना है वो उन्होंने ही लिखी थी रिपोर्ट।
जो राजन ने एक्सेप्ट भी की थी, इम्प्लीमेंट भी कर दी थी, बट टुवर्ड्स द एंड राजन ने उनसे अपना हाथ भी उठा लिया था और अपने पॉलिसी स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि अभी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, सीपीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जवाबदारी है। तो ऐसे में क्या आरबीआई सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग को कैसे करेगी, क्योंकि वो तो उसके दायरे के बाहर की बात है। ये एक चीज खुल के सामने आ गई है। दूसरी चीज मेरे हिसाब से अगर वो सिर्फ आगे ले किया हुआ पाथ जो है उसके ऊपर ही चल रहे हैं, आगे जो पथ कंडार के गए हैं राजन जी, उसके ऊपर ही अगर चलना है तो मेरे ख्याल से काफी सारी शॉर्टेजेस जो राजन साहब के समय में रह गई हैं वो फुलफिल करना इस देश के लिए बहुत जरूरी है। और एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि वो राजन साहब से थोड़ा अच्छा काम करे। और जो आरबीआई की एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके बारे में बातचीत नहीं होती है जनरली इतनी, वो है कि आरबीआई का एक रोल है ट्रेजरर ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी संभालते हैं और जब अगर हम रेशियो देखें कि गवर्नमेंट जो इंटरेस्ट पे कर रही है अपने रेवेन्यू के ऊपर, वो परसेंटेज एक्चुअली बढ़ गया है, जबकि एक्चुअली इंटरेस्ट रेट आरबीआई घटा रही है। तो ये जो डाइकोटोमी है कि इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, तो इसको भी आरबीआई को मद्देनजर रखना है। पॉलिसी में सिर्फ सीपीआई जब आरबीआई के गवर्नर बने थे डॉक्टर राजन, उस वक्त 10 साल के बॉन्ड की ब्याज दरें कुछ 9.5 से 10 के बीच में थी। जब वो उनके आखिरी दिन पर अगर आप देखें तो करीब 7% पे ये दरें थी, तो 2.5% कम हो गई इस दौरान। नहीं, ये जो है वो तो मार्केट की बोरोइंग, इंक्रीमेंटल बोरोइंग की बात हुई। अगर हम एक्चुअली देखें इंटरेस्ट टू रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जब राजन आरबीआई गवर्नर बने तो वो 35% था इंटरेस्ट टू रेवेन्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब लास्ट मार्च में जब फिगर्स आए हैं तो वो है लगभग 37%, 37.8%। तो लगभग 2.5 से 3% की इंक्रीज हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट में। अब इसका ये जो कारण है वो दो चीजें हैं कि एक, जो जब इंटरेस्ट रेट 9.5% के आसपास था 10 ईयर, जो अभी आपने बताया प्रदीप जी, उस टाइम पे आरबीआई ने 30 इयर्स, 25 इयर्स, 20 इयर्स की जीसेक इशू की है इंस्टेड ऑफ इशूइंग शॉर्ट टर्म। और दूसरी चीज, जो इंक्रीमेंटल रिडक्शन हुआ है जीसेक रेट्स में, वो लीनियर नहीं है। पहले भी 7.25% हो चुका था जीसेक का रेट, उसके बाद में बढ़ के 8.5 तक भी गया है। तो जिगजैग हुआ है मूवमेंट, और जिगजैग मूवमेंट के साथ आरबीआई ने अपनी मैच्योरिटी प्रोफाइल एडजस्ट नहीं की, ना तो किसी बोरोइंग में पुट कॉल ऑप्शंस थे। तो रेट रिडक्शन का पूरा फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ कंपनी, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो बिल्कुल नहीं हुआ है। एज अ ट्रेजरर मेरा मानना है कि आरबीआई की ये एक बहुत बड़ी फेलियर मानी जाएगी। ओके, तो आप चाहेंगे कि इसको बदला जाए और सरकार की मदद करे आरबीआई कॉस्ट को कम करने के लिए। लेकिन जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग वाली बात अतुल जी पहले कर रहे थे, मिस्टर बग्गा, आपको नहीं लगता कि ये वो एक सिंगल पॉइंट है जिसके चलते बड़े बड़े एफआईआईज का भारत के ऊपर भरोसा बहाल हुआ है कि अब हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैकेनिज्म में आ गए हैं? देखिए, कुछ हद तक हाँ, बट कुछ हद तक मैं सहमत नहीं हूं। आज अगर आप देखें प्रदीप जी, हेंकेल ने जर्मनी में रेस किया है नेगेटिव रेट पे 2 साल का पैसा। पिछले हफ्ते पैनासोनिक ने 0.19% पे 2 साल का पैसा उठाया जापान मार्केट में। सनोफी उठा रहा है 5 साल का पैसा 0% पे। हमारी कंपनियां कैसे इन कंपनियों के साथ कम्पीट करेंगी? पूरा आप देखिए, जो ये पिग्स इकोनॉमीज हैं, जो कि बिल्कुल बदतर इकोनॉमीज हो गई थी, बैंकरप्ट कंट्रीज हैं, उनका अगर आप इंटरेस्ट रेट देखें और भारत का इंटरेस्ट रेट देखें, हम कहीं खो गए बिल्कुल। और ये जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये ऑस्टेरिटी इकोनॉमिस्ट हैं, शिकागो स्कूल के पुराने पढ़े हुए, जो आज ये नीतियां लागू नहीं होती हैं। भारत एक बहुत गरीब देश है, आपको ग्रोथ लानी थी, आपको ऐसा करना था कि लिक्विडिटी आए मार्केट में। सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ा के या इन्फ्लेशन टारगेट करके आप भारत का सुधार नहीं कर सकते थे। तो वही एक फेलियर रहा है राजन का, और वही हम देखेंगे हमारे कॉर्पोरेट कंपनीज पे ये पेनल्टी है। अब आप देखिए, जो हमारी सबसे बड़ी कंपनियां भी हैं, 9.5% से कम कोई भी बोरो नहीं कर पाता है, और आप कंपीट करेंगे। कंपनियां जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे पैसा उठा रहे हैं, कैसे आप कंपीट कर पाएंगे?
लेकिन आपको क्या लगता है कितनी ब्याज दरें घटा सकते हैं उर्जित पटेल? नहीं, मैं कौन होता हूं कहने वाला प्रदीप जी, बट ये रेट घटना चाहिए था और मैं तो कहूंगा जितना घटे उतना ही बेटर है। आपको सेवर्स को भी देखना है, वो ठीक है बात, सेवर्स को भी बचाना है, उनके लिए सोशल नेट नहीं है भारत में, तो रिटायरीज का भी ख्याल रखना है, बट ये रेट एटलीस्ट 2% कम होना चाहिए था आज के दिन में, जो नहीं किया गया है। लिक्विडिटी बिल्कुल इन्होंने टाइट रखी, सिर्फ पिछले 6 महीने में अप्रैल से लिक्विडिटी थोड़ी बहाल की, तो कंपनियां स्टाव हो चुकी हैं, कैपिटल के लिए क्रेडिट ग्रोथ नहीं है। भट्टाचार्य, आपको क्या लगता है? मिस्टर भट्टाचार्य, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, या बताइए जी। ये जो बात चल रही है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग करके ब्याज दरें काफी ऊपर रखी गई हैं और बग्गा साहब कह रहे हैं कि ऐसे इंडियन कंपनीज का फिर क्या होगा, वो कैसे कम्पीट करेंगी 0% पे बोरो करने वालों के साथ? आपको क्या लगता है नए गवर्नर को क्या करना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम तो है एक, पर प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि अगर आप देखें कि अगर इंटरेस्ट रेट को अभी घटा भी दें और अगर आप राजन साहब की 3 साल की जो अवधि को, टेन्योर को देखेंगे, राजन साहब 5 बार उन्होंने रेट बढ़ाए हैं, घटाए हैं, और 3 बार उन्होंने बढ़ाए हैं। तो अगर नेट देखें तो उन्होंने एक्चुअली 2 बार उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाया है। और प्रॉब्लम है कि क्रेडिट ट्रांसमिशन की प्रॉब्लम है, जहां पे कि आप जो इंटरेस्ट रेट घटाने के बाद भी जो बैंक्स ट्रांसमिट नहीं कर रही इंटरेस्ट रेट को। सो प्रॉब्लम सिर्फ इंटरेस्ट रेट घटाने से ही नहीं होगा, अगर इंटरेस्ट रेट घटाएंगे इन्फ्लेशन का रिस्क तो बढ़ ही जाएगा। तो अगर आप देखें कि एक मॉनेटरी पॉलिसी सरकार या आरबीआई के साथ सिर्फ एक अस्त्र है, जो सरकार की जो अलग अस्त्र जो है फिस्कल पॉलिसी, उसको भी देखना है। बैंकिंग सेक्टर का जो हेल्थ जो है, वो 6 लाख करोड़ का आप एनपीएस है, उसको आप कैसे संभालेंगे? तो आप सिर्फ इन्फ्लेशन रेट को डर के इंटरेस्ट रेट घटा दें, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि ये जो इक्वेशन जो है बहुत सिंप्लीफाइड इक्वेशन है। उर्जित पटेल के लिए चैलेंज मेरे ख्याल से काफी तरह की हैं। एक देखिए, इंटरेस्ट रेट तो उनको देखना है कि किस तरह से वो घटा के वो एक एनिमल स्पिरिट ऑफ इंडियन बिजनेसेस वापस ला सकें, पर उसके साथ उनको ये भी देखना है कि इन्फ्लेशन टारगेट जो सरकार और आरबीआई ने तय किया है उसको एक्सीड ना करे। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उसके सामने, क्योंकि अब मुझे भी ये लगता है कि दरअसल पैसे उर्जित पटेल साहब के हाथ पूरी तरह से सरकार ने बांध दिए हैं। एक तरफ तो अगले 5 साल के लिए इन्फ्लेशन टारगेट तय कर दिया गया है, पहले से ही इनको गवर्नर बनाया जाएगा, ये तय भी नहीं हुआ था, इन्फ्लेशन टारगेट तय कर दिया गया। उसके बाद अब एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होगी, 6 लोग मिलकर तय करेंगे और उसमें उर्जित पटेल का केवल एक वोट होगा। ऐसी स्थिति में क्या उनके लिए विकल्प काफी कम हो जाते हैं, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आरबीआई की नई ऊर्जा, गवर्नर उर्जित पटेल, और इस पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर ए.के. भट्टाचार्य, मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा और ऑयस्टर कैपिटल के सीईओ अतुल जोशी। मिस्टर भट्टाचार्य, आपसे शुरुआत करेंगे जहां हमने ब्रेक के पहले बात को खत्म किया था। आप कह रहे थे कि केवल रेट घटाने से ग्रोथ नहीं आएगी, तो कैसे आएगी? सॉरी, मैंने आपका सवाल ठीक तरह से नहीं सुना। आपने कहा कि केवल रेट घटाने से ग्रोथ नहीं आएगी, और भी तमाम समस्याएं हैं, तो आपको क्या लगता है ग्रोथ तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब सरकार के पास अगर आप इंटरेस्ट रेट घटाने से ग्रोथ इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था में काफी और तरह की कमियां हैं, जिस कमियां को ठीक तरह से आपको सुधारनी होगी। पहली समस्या जो है आपकी बैंकिंग व्यवस्था जो है, वो उसकी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट लेवल्स जो हैं वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपके जो सबसे ज्यादा शेयर रखते हैं हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, जो लोग देश में लेंडिंग कर सकते हैं जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, उनके पास 6 लाख करोड़ का एनपीएस है। राजन साहब ने उर्जित पटेल के साथ साथ बैठकर उन्होंने एक नया
एनपीए रिजोल्यूशन का एक एजेंडा बनाया था, एसेट क्वालिटी रिव्यू का प्रोग्राम बनाया था। तो मेरे ख्याल से सिर्फ इंटरेस्ट रेट को ही देखना कि इससे ही ग्रोथ आएगा, ये मेरे ख्याल से गलत अप्रोच होगा। काफी सारे अलग इश्यूज हैं, जैसे कि मैंने कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंक की एसेट क्वालिटी रिव्यू अगर ठीक तरह से इसको परफॉर्म किया जाए, उस तरफ से पीएसयू बैंक्स जो हैं उनकी जो कैपिटलाइजेशन इशू है उसको मैच्योरली टैकल किया जाए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो कंसोलिडेशन इश्यूज जो हैं वो भी एक बहुत बड़ी इश्यूज हैं। तो ये तीन जो बैंकिंग सेक्टर की जो बहुत अहम जो प्रॉब्लम्स जो हैं उसको आप जब तक ना सॉल्व करेंगे, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट घटाने से ही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बढ़ावा नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पिछले एक साल में 2 बार घटे हैं, पर 2 बार घटने के बाद भी जैसे राजन साहब ने भी कहा था कि जो बैंकों ने इंटरेस्ट रेट नहीं घटाए। वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है मिस्टर भट्टाचार्य, इसलिए अतुल जी आपको क्या लगता है कि आरबीआई ने पहले राजन साहब के वक्त में एनपीएस बाहर तो ला दिए, अब उनको रिजॉल्व करना है, और बैंक्स के मामले में हम देखते हैं कि वो एसेट बेचना, कोई भी डील करना, सेटलमेंट करना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। उनको लगता है कि पता नहीं कितने सवाल उठाए जाएंगे, तो ये रेजोल्यूशन हो नहीं पा रहा है। क्या आरबीआई का कोई रोल है, क्या कुछ ऐसा है जो गवर्नर पटेल कर सकें? आई थिंक जो सबसे पहली गलती हमने की थी कि नेशनलाइज बैंक्स को हमने कंपेयर कर लिया कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ कंपेरेबल है। एक्चुअली नेशनलाइज बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी एग्जीक्यूशन आर्म है। आज की तारीख में भी अगर हम देखें तो जो जनधन योजना है वो टिपिकली नेशनलाइज बैंक से एग्जीक्यूट कर रही है। 2004 से 2008 तक जो हमारे में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बूम आया, उसकी पूरी की पूरी लैंडिंग अगर हम देखें तो बाय एंड लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक के बदले पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने वो किया था। तो तभी भी गवर्नमेंट ने पूरा प्रेशर रखा था पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर कि आपको लैंड करना ही है, चाहे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरिंग ठीक से हो नहीं हो, गवर्नेंस इश्यू हो नहीं हो। तो ये जो प्रेशर आरबीआई अभी बना रही है ये ठीक नहीं है। इसको उन्होंने जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के सीईओज है, सीएमडीज है, उनको कॉन्फिडेंस में लेना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट का एक बाग हर एक एम्प्लॉय के पीछे लगा के रखा है वो ठीक नहीं है। कौन सा एम्प्लॉय साइन करेगा कि ये मैं सेटलमेंट करता हूं और उसकी रिटायरमेंट के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट आके उसको जेल में डाल दे या उसको इंक्वायरी के लिए 6 महीने तड़पाए उसको, तो ये सारी चीजें ठीक नहीं है। तीसरी चीज, जो फ्रीडम हमने पास्ट में 2001 से लेके 2004 में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखी थी, जब एनपीए लेवल्स 18 to 20% थे सिस्टमेटिक लेवल, आज की तारीख में तो लगभग 15% है, इंक्लूडिंग जो हमारे रिस्ट्रक्चर्ड लोन्स को लेके 15% है। 2000 में 18 to 20% थे। तो हमने वो सारे रिजॉल्व किए बाय गिविंग अथॉरिटी टू द नेशनलाइज्ड बैंक्स। वही इंडिपेंडेंस आज की तारीख में अगर नेशनलाइज्ड बैंक्स को दी जाए तो मेरे ख्याल से काफी लॉन्ग टर्म व्यू लेके नेशनलाइज्ड बैंक्स काफी कैपेबल है। ओके, ये रवैया रहा तो आई एम फियरिंग कि जो स्टील इंडस्ट्री है हमारे पास, स्टील इंडस्ट्री आपकी ये बात बिल्कुल इंपोर्टिंग हो जाएगी साफ है। लेकिन एक और मुद्दा बाकी है और वक्त पूरा हो इसके पहले बग्गा साहब आपसे जानना चाहेंगे, हर चीज का एक बैकग्राउंड होता है। आज हमारे लिए आसान है ये कहना कि राजन साहब ने ये किया या वो नहीं किया, लेकिन रघुराम राजन आए उसके 3 महीने पहले क्या हुआ था? उसके 3 महीने पहले रुपया बहुत जोर से गिरा था, जहां तक मुझे याद आता है करीब 20% के आसपास का डेप्रिसिएशन हमने देखा था 3 महीने में। मई से लेकर सितंबर तक बाजार भी करीब इतना ही गिरा था, निफ्टी या सेंसेक्स। उसके मुकाबले में अब पिछले 3 महीने में ये दोनों एप्रिशिएट हुए हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है। कंजर्वेटिव नहीं होना है, दिल खोलकर काम करना है, रिस्क लेना है। क्या उसके लिए वाकई में ये माहौल सही है, जबकि थोड़ा साहस कर पाए गवर्नर पटेल? देखिए, साहस भी ये है कि फूलहार्डी ना हो, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। बट इसमें हम क्या फायदा उठा सकते हैं? एक तो मसाला बॉन्ड इशू करिए, एचडीएफसी एनटीपीसी ने ऑलरेडी किया। अब जैसे अतुल कह रहे थे, इससे क्या होगा, जो
हमारे बैंक्स अच्छी कंपनियों को लेंड करने के बजाय एकदम ही लॉक जैम हो जाए, क्योंकि अच्छी कंपनियां तो जाके उठा लेंगी पैसा मसाला बॉन्ड से, बट हमें उसका फायदा उठाना है। दूसरा है ग्रोथ को भी देखना पड़ेगा, सिर्फ इन्फ्लेशन का ही एक आंकड़ा नहीं ले सकते। या इन्फ्लेशन टैक्स रहता है गरीबों पे, वो सब ठीक है, बट भारतीय इन्फ्लेशन क्या इंटरेस्ट रेट के कारण है? IMF का पेपर अभी निकाला गया है जिसमें कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन गिरी सिर्फ 2% पेट्रोल की कीमत गिरने से घटी, बाकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ब्ला ब्ला काफी और चीजें आई। सरकार ने फिस्कल पॉलिसी के तौर से काफी अच्छे कदम उठाए, बट आज आप देखिए ना आपके पास मॉनेटरी स्टिमुलस है ना फिस्कल स्टिमुलस है, तो डबल डिजिट ग्रोथ भारत में कैसे आएगी? तो एक जरिया हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट आप कम करिए ताकि प्रोडक्टिव सेक्टर्स के लिए रकम जुटा पाना थोड़ा चीपर हो, नहीं तो वो मसाला बॉन्ड लेंगे जाके, वो तो ढूंढ लेंगे। अब बैंक्स ने, भट्टाचार्य साहब ने सही फरमाया कि बैंक्स ने लोन के रेट नहीं कम किए, उससे क्या हो गया, अब CP इशू हो रहे हैं, तो बड़ी कंपनियां जो हैं जाके सीधा मार्केट से पैसा उठा रही हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर पे हमारे सारे एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि थोड़ा जोखिम लेने का मौका है नए गवर्नर के लिए, तो एक लीप ऑफ फेथ जो हम कहते हैं। हालांकि उनके सामने ऑप्शंस बहुत कम है, हालांकि उनके हाथ काफी हद तक बंधे हुए हैं। देखना होगा किस तरह से अपनी पहली पॉलिसी तक अपनी योजना बना करके फाइनली गवर्नर पटेल हमारे सामने आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।